हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल सोशियोलॉजी एसेंट। तो आज अपन है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑब्जेक्टिविटी इज़ एन ओवर हाइप्ड आइडिया इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स। ठीक है ना। तो आप ये देखोगे तो आपके सिलेबस के इस पार्ट से ये क्वेश्चन अपन ट्रेस कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिविटी वाला डिबेट है ना, वो अपन देखो ये रहा ऑब्जेक्टिविटी वाला डिबेट, और नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी वाला ये रहा। मतलब इसने सिलेबस के दो पार्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी ये रहा और एक नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी है ना। तो मैंने जब भी आपको सिलेबस वाला बताया था, बुक लिस्ट बताई थी, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि यार ये लोग इंटर रिलेट करके चीज़ें पूछ रहे हैं। अब तो इसका भी एक आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि कैसे को रिलेट किया है। ठीक है ना। अलग अलग टॉपिक्स को क्लब करके पूछ रहा है वो अब। ठीक है, 20 मार्कर में। तो एक चीज़ मुझे बताओ, ये क्वेश्चन रीड करके आप एक चीज़ बताना मुझे, 20 मार्कर है पहली बात, है ना, कि इसमें डिमांड कितनी है क्वेश्चन की। एक डिमांड है, दो डिमांड है, तीन डिमांड है, चार डिमांड है। ठीक है। डू यू थिंक ऑब्जेक्टिविटी इज एन ओवर हाइप्ड आइडिया इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड। ठीक है ना। तो होता क्या है ना, जनरली जब अपन ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो अपने को समझ नहीं आता कितनी डिमांड है। अब सपोज करो 20 मार्कर है ये। ठीक है। 20 मार्कर में अगर 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 डिमांड है इसकी, तो सब में 5-5 नंबर इक्वली डिवाइड हो गया। ठीक है। अब सपोज करो आपने कोई भी एक डिमांड मिस कर दी, तो आपका आंसर जो इवेल्युएट होगा ना 15 मार्क्स में से होगा। अब 15 मार्क्स में से मान लो आपको 5 नंबर मिल गए। ठीक है। अगर मान लो आप ये पार्ट भी एड्रेस कर देते ना जो आप मिस कर गए हो, तो आपको यहाँ पे 7.5 या 8 नंबर मिल जाते। ठीक है ना। 2-3 नंबर का फर्क पड़ जाता। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि सारे पार्ट्स को एड्रेस करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी पार्ट को एड्रेस नहीं करोगे तो आपके 5 नंबर तो वैसे ही माइनस हो गए। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो कि इसमें डिमांड कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। ठीक है। डू यू थिंक ऑब्जेक्टिविटी इज़ एन ओवर हाइप्ड आइडिया इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। तो डिमांड क्या है क्वेश्चन की, ये बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है ना, कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई चीज़ होती है। ठीक है। वो क्या ओवर हाइप्ड है सोशियोलॉजी में, यस या नो। डू यू थिंक का मतलब क्या होता है, यस या नो। ठीक है। पर एक चीज़ मुझे बताओ, मैं आपका कोई ओपिनियन लेता हूँ कि आपकी पढ़ाई हुई या नहीं हुई आज, है ना। तो आपने बता दिया यार ये कारणों की वजह से मेरी हुई, ये कारणों की वजह से मेरी नहीं हुई। फिर आप एक वर्डिक्ट भी दोगे ना कि ओवरऑल आपका दिन कैसा था, है ना। तो सिमिलरली अपने को यहाँ पे भी यही करना है कि डू यू थिंक में यस, नो और फिर वर्डिक्ट देना है। तो ये लोग है ना वर्डिक्ट देना मिस कर देता है। तो ये भी पता है, ये जो लिंकिंग एस्पेक्ट होते हैं ना क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ऐसे में कोहेरेंस आता है। ऐसे क्या आंसर में कोहेरेंस आता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात डिमांड की कि इस क्वेश्चन में कितना डिमांड है, तो इसमें 4 डिमांड्स है। कैसे? डू यू थिंक में येस और नो आएगा। ठीक है। और मेरिट्स तीसरा और डीमेरिट्स चौथा। तो 4 इसमें डिमांड है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है अटैम्प्ट करना। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 4 डिमांड है ना, तो आपको हर पार्ट में मतलब 3-3 4-4 पॉइंट लिखोगे तो आपकी डिमांड एड्रेस हो जाएगी उस पार्ट की। आपको इतना मतलब बोलते हैं ना, ज़्यादा भरना भी नहीं पड़ेगा और एग्जामिनर को मतलब एफर्ट भी नहीं लगेगा चेक करने में। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 20 मार्कर में जिसमें अपने पास बहुत कुछ होता नहीं है, फिर अपन चीज़ें रिपीट करते रहते हैं, तो फ्रस्ट्रेट करता है जो कॉपी इवेल्युएट कर रहा है उसको। ठीक है। तो अब इसकी इंट्रो की बात करें तो सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन कर दो। अब मैं वो क्यों बोल रहा हूँ डिफाइन करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है यार, और जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिविटी डायरेक्टली मेंशन्ड, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन लिखो। क्यों नहीं लिखो कॉन्टेक्चुअल? क्योंकि एक तो सिलेबस में मेंशन्ड है। और सपोज करो कॉन्टेक्चुअल लिखोगे भी तो भी क्या लिखोगे कि ऑब्जेक्टिविटी ओवर हाइप्ड है या नहीं है, पर वो तो वर्डिक्ट हो जाएगा ना। वो तो एक बोलते हैं ना, आपने बात बता दी पर वो इंट्रोडक्शन में ही नहीं बतानी है ना। पहले आप एविडेंस तो दोगे है या नहीं है, फिर ही तो आप कंक्लूड करोगे कि ओवर हाइप्ड है या नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन कर दो, किसी भी स्कॉलर की डेफिनेशन लिख दो। अगर आपको नहीं पता तो डिक्शनरी देख लो, ऑक्सफोर्ड वाली गूगल में मिल जाएगी आपको, उसमें से किसी की भी एक ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन यहाँ लिख दो 2-3 लाइन में। ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया अपना। फिर क्वेश्चन है डू यू थिंक। डू यू थिंक, तो सबसे पहले ना अपन बताएंगे कैसे हाँ ओवर हाइप्ड है ये आइडिया, और दूसरा बताएंगे नो। तो मैंने जो आपका फर्स्ट लेक्चर लिया था ना PYQ सीरीज़ का, उसमें मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, ये क्या बोलते हैं, वे ऑफ राइटिंग बताया था। ठीक है। कि भाई कैसे ना इन क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ना इसको याद रखना, जेंडर, एक बार इसको रिकॉल करो। सबसे पहले क्या आता है, जनरलाइजेशन, फिर क्या आता है एम्पेरिसिज्म, फिर क्या आता है न्यूट्रलिटी, फिर क्या आता है डिडक्टिविज्म, फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी, फिर आता है रिलायबिलिटी, फिर आता है वैलिडिटी। ठीक है। अब देखो यूपीएससी ने क्या ऑब्जेक्टिविटी का डायरेक्ट पूछ लिया यहाँ से उठा के, कल को वो ना रिलायबिलिटी पूछ सकता है, वैलिडिटी पूछ सकता है, जनरलाइजेशन पूछ सकता है, एम्पेरिसिज्म पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है यार। ठीक है। क्योंकि ये कोर एसेंस है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे कि सोशियोलॉजी।
तो सबसे पहले है ना अपन देखते हैं कि कैसे ना ये ओवर हाइप्ड आइडिया है सोशियोलॉजिकल रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि जो मेरे फैक्ट्स है ना मैं उनको वैसे ही पढ़ रहा हूँ, मैं खुद का बायस या जो मेरा आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है ना उसको उस रिसर्च में अफेक्ट नहीं होने दे रहा हूँ, तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी कैसे ओवर हाइप्ड आइडिया है। ठीक है, कैसे ओवर हाइप्ड आइडिया है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ मुझे, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि मैं सिर्फ फैक्ट्स और फैक्ट्स पढ़ूंगा। अगर मैं सिर्फ फैक्ट्स पढ़ूंगा तो मेरे जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च होगा उसमें एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का क्या मतलब होता है कि जो भी चीज़ मैं स्टडी कर रहा हूँ उसको मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्टिविटी के पीछे भागूंगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिविटी के पीछे भागूंगा कि मैं सिर्फ फैक्ट्स एंड फैक्ट्स ही पढ़ूंगा तो मैं कभी भी उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फैक्ट्स है ना आप हर फैक्ट खुद कलेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे इमाइल डरखाइम है ना, उसने अरुंडा ट्राइब को स्टडी किया तो खुद उसने स्टडी नहीं किया यार, है ना, जाके फील्ड वर्क नहीं किया उसने, तो समझ रहे हो वो उसकी एम्पेरिकल स्टडी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप अगर ऑब्जेक्टिविटी के पीछे भागोगे तो आप कभी भी ना एम्पेरिसिज्म पे इतना फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ना आपको अगर एम्पेरिसिज्म पे फोकस करना है तो आपको ऑब्जेक्टिविटी को साइड में रखना होगा। जैसे कि मार्गरेट मीड क्या करती है यार, मार्गरेट मीड समोआ में जाके स्टडी करती है जेंडर रिलेशंस के बारे में, ये अपने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। दूसरा इंडक्टिविज्म। ठीक है, इंडक्टिविज्म का क्या मतलब होता है कि जो मैं अपना स्टडी कर रहा हूँ ना या जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसको मैं आर्म चेयर स्टडी नहीं कर रहा हूँ। आर्म चेयर स्टडी मतलब क्या, मैं अपने चेयर पर बैठ के सिर्फ थ्योरीज नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे जाके स्टडी कर रहा हूँ प्रॉपर्ली। मतलब इंडक्टिविज्म, एक तो देखो इंडक्टिविज्म होता है और एक डिडक्टिविज्म होता है। इंडक्टिविज्म में क्या होता है, अपन ना पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, पीजी होता है और इसमें जीपी होता है। जीपी मतलब पर्टिकुलर टू जनरल का क्या मतलब होता है कि अपन पहले फेनोमेना को पढ़ेंगे फिर जनरलाइज करेंगे। ठीक है, और जबकि डिडक्टिविज्म में क्या होता है कि अपन पहले थ्योरी दे देंगे, जनरलाइजेशन कर देंगे, फिर पर्टिकुलर फेनोमेनन को जाके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं मान लो मैंने पहले ही थ्योरी दे दी, जनरलाइजेशन दे दी वुमेन ऑफ रूरल इंडिया के बारे में कि दे आर बैड ड्राइवर्स। ठीक है, फिर मैं वहाँ पे जाके देखूंगा कि वो है या नहीं है, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया डिडक्टिव अप्रोच। और इंडक्टिव क्या हुआ, मैं वहाँ जाके फील्ड वर्क करूँ फिर मैं बताऊँ कि भाई हाँ यार वो बैड ड्राइवर्स है या नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इंडक्टिविज्म और डिडक्टिविज्म। फिर इसमें एग्जांपल क्या होगा कि एम.एन. श्रीनिवास है ना, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि यार अगर मेरे को अपनी इंडक्टिव स्टडी करनी है तो मेरे को फील्ड वर्क करना पड़ेगा। फील्ड वर्क से क्या होगा, मैं कॉन्टेक्चुअलाइज कर पाऊंगा रियलिटी को, रेदर देन मैं आर्म चेयर थ्योरी दे रहा हूँ। अब एक चीज़ नोटिस करना कि जो जी.एस. घुरे था, ठीक है, उसने क्या किया था, उसने तो सीधी सी एक बात बता दी थी, इंडोलॉजिस्ट था वो, क्या बताया था स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ के, कास्ट है ना एक मोनोलिथिक कैटेगरी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, सोशल मोबिलिटी नहीं होती। बट एम.एन. श्रीनिवास ने खुद की इंडक्टिव स्टडी से क्या पता लगाया कि भाई कास्ट में भी मोबिलिटी होती है थ्रू संस्कृताइजेशन। आया समझ में? ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों जगह पे है ना ऑब्जेक्टिविटी एक ओवर हाइप्ड आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे अपने को वैल्यूज़ की ज़रूरत है टू स्टडी दी सोशल रियलिटी। और सोशल रियलिटी क्या किसका पर्पस होता है, एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च का पर्पस होता है। ठीक है, जो यहाँ पे कीवर्ड्स है ना वो हाईलाइट करते जाना। ठीक है, फिर वैलिडिटी। वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, वैलिडिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि मेरी रिसर्च कितनी एक्यूरेट है। ठीक है, मेरी रिसर्च कितनी एक्यूरेट है। सपोज करो मैं फील्ड वर्क करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे को मान लो 100 वुमेन को स्टडी करना है। ठीक है, अब मैंने ना उनमें से सिर्फ 10 वुमेन को स्टडी किया और मैंने अपनी थ्योरी दे दी, बट जो मेरी थ्योरी है वो एक्यूरेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने 100 वुमेन का ओपिनियन ही नहीं लिया, तो मेरी फील्ड वर्क में ये वैलिडिटी नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगा। तो वैलिडिटी का मतलब ये होता है। अब एक होता है इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि आपकी जो स्टडी है ना वो नेचुरल सेटिंग को कितना रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि रियलिटी को कितना वो बता रही है कि ये ही रियलिटी है। तो एक क्लिफोर्ड गिट्स का अपन ने देखा था, ठीक है, बेलेनीज कॉकफाइट, मुर्गों की लड़ाई वाला, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है ना, और मैंने इसमें थिक डिस्क्रिप्शन भी बताया था, तो आप ये चीज़ें लिख लेना, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखी है। क्योंकि देखो यार मेरा सिंपल सा एक ही तरीका है, अपने को यार 1000 चीज़ें नहीं रटनी है, इतनी याद भी नहीं रहेगी। जितना अपने पास कम कंटेंट होगा उसको अपन कितनी जगह यूज़ कर पाएंगे ना, वही है यहाँ पे सीन। क्योंकि देखो कंटेंट आपको चैट जीपीटी पे भर भर के मिल जाएगा, आप 10 स्कॉलर बोलोगे आपको 20 देगा, बट आपको अल्टीमेट एम क्या है यार, कम रटना है सो दैट आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओ यार इफेक्टिवली। मेरा यही पर्पस है इस सीरीज़ का। ठीक है, फिर बात आती है, देखो अपन ये देख लिया 3 पॉइंट्स ये देख लिए कैसे ये ओवर हाइप्ड आइडिया है। अब देखते हैं कैसे ओवर हाइप्ड आइडिया नहीं है। ठीक है, नहीं है तो सबसे पहले यार देखो ऑब्जेक्टिविटी है ना, ऑब्जेक्टिविटी से क्या कर सकते हैं अपन जनरलाइजेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास एविडेंसेस रहता है ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, मैं फैक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फैक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई इन फैक्ट्स के बेसिस पे मैं क्या बता रहा हूँ कि ये मेरा लॉ है, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें एग्जांपल क्या डाल सकते हो, लॉ ऑफ सुसाइड डाल सकते हो।
जैसे यहाँ पे लिख रखा है लॉ ऑफ सुसाइड, यहाँ पे डाल देना। लॉ ऑफ सुसाइड में इमेल रखा है, क्या बोलेगा कि सुसाइड रेट राइजेस ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम एंड स्लम्प। ये लॉ बन गया और कैसे बना, ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे। सिमिलरली न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी कैसे होगी, अगर मेरे पास फैक्ट्स रहेंगे तो मेरा पर्सनल जो बायस है या जो मेरे आइडियोलॉजीज है वो अफेक्ट नहीं करेंगे रिसर्च को, तो उससे मेरा क्या होगा, डेटा कलेक्शन और क्वांटिफिकेशन ईजी होगा, है ना, सोशियोलॉजिकल रिसर्च में। इसमें एग्जांपल क्या डाल सकते हो, इसमें एग्जांपल डाल सकते हो कि अपन जो भी सर्वे वगैरह यूज़ करते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, उसमें अपन फिक्स डेटा के बेसिस पे करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिविटी। अब जैसे सेंसस आएगा तो सेंसस में अपने को काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलेगी, जैसे सेक्स रेशियो पता चलेगा कि कौन सी जगह का कितना है। तो वो क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, सो दैट अपने जो बायसेस हैं वो अफेक्ट ना करे फील्ड रिसर्च को। तो इसलिए ऑब्जेक्टिविटी ज़रूरी है टू एंश्योर न्यूट्रलिटी। फिर है डिडक्टिविज्म। डिडक्टिविज्म इसका उल्टा हो गया, अपन ने देख लिया, ठीक है। अपन है ना हर चीज़ को फील्ड वर्क से स्टडी नहीं कर सकते हैं, जो जनरल लॉज होते हैं उनमें अपन फील्ड वर्क नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, कि सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। तो इसलिए अपने को कभी कभी डिडक्टिविज्म की भी जरूरत होती है। जैसे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस किसने दिया था, ऑगस्ट कोर्ट ने दिया था, तो वो आप लिख सकते हो। फिर देखो वैलिडिटी देख ली। अब रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है, रिलायबिलिटी का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि आपका डेटा कितना कंसिस्टेंट है, आपका जो रिजल्ट हो कितना कंसिस्टेंटली आ रहा है, ठीक है। तो इसमें लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स यूज़ कर सकते हो, कैसे कार्ल मार्क्स और एंगल्स यूज़ करते हैं कि सोसाइटी का एवोल्यूशन होता है थ्रू डायलेक्टिक्स, ठीक है। फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म, सोशलिज्म से कम्युनिज्म। तो आप ये यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल इधर उधर करके, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करना, ये जेंडर वाला फ्रेमवर्क अपन ने यहाँ यूज़ किया है। जी से जनरलाइजेशन, ई से एम्पेरिसिज्म, एन से न्यूट्रलिटी, डी से डिडक्टिविज्म या इंडक्टिविज्म, ठीक है। ओ से ऑब्जेक्टिविटी पे क्वेश्चन ही आ गया, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। तो समझ रहे हो, ये एक फ्रेमवर्क याद करोगे 7-8 पॉइंट बन गए, खत्म गेम यार। वहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ही नहीं है और रटना ही नहीं है चीज़ें, बस इतना सा याद करना है आपको। अब देखो मैंने क्या बताया, डू यू थिंक ये सब लिख देंगे, येस और नो, पर वर्डिक्ट कोई नहीं बताएगा। तो आपको इसमें वर्डिक्ट क्या करनी है, एवोल्यूशनरी करनी है वर्डिक्ट को। अब एवोल्यूशनरी वर्डिक्ट का क्या मतलब है कि भाई पहले है ना हमको ऑब्जेक्टिविटी चाहिए थी, बट आजकल है ना हमको वैल्यूज़ चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि वैल्यूज़ क्रूशियल है टू स्टडी दी सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिज्म। अब ये चीज़ें क्या है कि अगर आप वैल्यूज़ को नहीं समझोगे, ठीक है, अगर आप वैल्यूज़ पे दिमाग नहीं लगाओगे तो आप जो रियलिटी है ना उसको कॉन्टेक्चुअलाइज ही नहीं कर पाओगे। और आजकल रियलिटी इतनी फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, इसलिए आजकल अपने को ऑब्जेक्टिविटी भी चाहिए, बट इतनी नीचे जितनी अपनी वो वैल्यूज़ चाहिए। क्योंकि देखो यार, ये वर्डिक्ट है ना आपका पर्सनल होगा, जो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है ना उसके बेसिस पे, ठीक है। चले आगे, सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो अब देखो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या था, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी। तो यहाँ पे भी दो डिमांड है, मेरिट्स और दूसरी है डीमेरिट, ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक फर्स्ट पार्ट को एड्रेस कर लिया था, है ना। फिर देखो यहाँ पे भी अपने को क्या वही फ्रेमवर्क यूज़ करना है, जेंडर आर वी वाला, जेंडर वी, ठीक है, जेंडर वी ये वाला फ्रेमवर्क यूज़ करना है, बट इसको ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करना, ये आपने यहाँ तक डिमांड एड्रेस कर दी उसकी। फिर जो नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स है ना, इसको है ना डिस्क्राइब करना 2 लाइन में, ठीक है। मैं यहाँ लिखना भूल गया, इसको डिस्क्राइब करना कि ये है ना एक एपिस्टेमोलॉजिकल फील्ड है इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, जो फोकस करता है मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म पे, ठीक है, टू स्टडी दी सोशल रियलिटी। ऐसे ऐसे करके लिख देना। फिर इट इज़ प्रोपाउंडेड बाय या इट इज़ यूज्ड बाय की स्कॉलर्स लाइक वेबर, एल्फ्रेड शूट्स, गार्फिंकल, गॉफमैन, ये सारे नाम लिख देना, ठीक है यहाँ पे। फिर लिखना इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। अब देखो ये फ्रेमवर्क याद रखना, अभी मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले देखो यार, जो नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड होगा ना वो क्या हेल्प करेगा अपने को, कॉन्टेक्चुअल स्टडी में हेल्प करेगा। अब कॉन्टेक्चुअल स्टडी का क्या मतलब हुआ कि कोई भी सोसाइटी है उसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, क्या सिचुएशन है, उसको स्टडी करने में हेल्प करेगा। और वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है यार, वो आपका एम्पिरिसिज्म ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर एम्पिरिसिज्म लिखना नहीं है आपको, क्या घुमा फिरा के लिखना है, कंटेंट यही आएगा बट वर्ड्स चेंज करने हैं। अगर आप सब जगह एम्पिरिसिज्म लिखोगे तो बात नहीं बनेगी ना, तो बस वर्ड्स घुमाने हैं और यही कंटेंट आएगा यार, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, इसमें पता है एक सपोर्टिंग थ्योरी भी दे सकते हो। गार्फिंकल है ना, गार्फिंकल, ठीक है, गार्फिंकल ने फील्ड दी थी एथनोमेथोडोलॉजी का, ठीक है, एथनोमेथोडोलॉजी इसने दिया था, ठीक है। जो एथनोमेथोडोलॉजी ना वो क्या बोलता है, सब बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एथनोमेथोडोलॉजी में देखो 2 वर्ड आते हैं, एक तो एथनो मतलब होता है पीपल, अपन पढ़ते हैं ना एथनोग्राफी, तो एथनो मतलब होता है पीपल और मेथडोलॉजी मतलब मेथड। तो पीपल का मेथड ही स्टडी करता है कि पीपल कौन से मेथड से रियलिटी को बनाते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट देता है इंडेक्सिकलिटी का। अब इंडेक्सिकलिटी पता है क्या, इंडेक्स फिंगर से बना है। जो आपकी उंगली होती है ना हाथ की, इंडेक्स फिंगर, इसको अपन यूज़ करते हैं ना कि यार वो इंसान वहाँ पे है, ठीक है, वो वाला सामान वहाँ पे पड़ा है। तो ये बोलता है कि जो अपनी रियलिटी होती है ना वो भी डिपेंड कर रहा है कि अपन उसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा है कि रियलिटी कैसे बनेगी। तो इंडेक्सिकलिटी का मतलब ये होता है, सिंपल सा बात, ठीक है।
तो ये आपने लिख दिया कि मेरिट्स क्या हुआ इसका, कि अपने को हेल्प करता है कॉन्टेक्चुअल स्टडी। फिर इसको किससे रिलेट करोगे, इंडेक्सिकलिटी से रिलेट करोगे, गारफिंकल से। फिर इसमें एग्जाम्पल क्या डाल सकते हो, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ईबी टायलर, ये कॉन्सेप्ट देता है कोविड का, ठीक है। वो ये देख सकते हो कि कुछ कुछ सोसाइटीज़ में ना कोविड प्रैक्टिस होता है। कोविड नहीं है यार, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, कोविड नहीं है ये। कोविड है ना एक प्रैक्टिस है जहाँ पे ना जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तब उसका हस्बैंड भी उसके साथ मतलब सिंपैथी दिखाने के लिए ना प्रेगनेंसी की एक्टिंग करता है। जैसे सपोज करो इसको पेन होगा ना, तब ये भी पेन की एक्टिंग करेगा, ठीक है। अगर ये रूखा सूखा खाना खाएगी तो ये भी रूखा सूखा खाना खाएगा। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस सोसाइटी में कैसा रियलिटी एग्जिस्ट करता है, किस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे रियलिटी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर है दूसरा पॉइंट है रिफ्लेक्ट ट्रू सेटिंग। अब रिफ्लेक्ट ट्रू सेटिंग का क्या मतलब, वो अपन ने पढ़ा था ना इकोलॉजिकल वैलिडिटी, कि जो एक्यूरेट सोसाइटी है या कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, उस सोसाइटी का, वो अपने को हेल्प करता है। जैसे कि ना विलियम फुटवाइट ने ना स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी स्टडी की थी अमेरिका में जाके, तो उसको आप यहाँ पे कोट कर सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या कैसे उनमें वो होता है, कि उनमें रिक्रूटमेंट कैसे होता है, उनका फंक्शनिंग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टडी करता है। फिर तीसरा है इंडक्टिविज्म। अब इंडक्टिविज्म का क्या है, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया इंडक्टिविज्म। यहाँ पे आप एक कीवर्ड डाल देना, अवॉइड आर्म चेयर्स थ्योरी। इससे क्या होगा कि जो ट्रू रियलिटी है, ठीक है, या जो एक्यूरेसी है वो प्रेजेंट रहेगी। अब आपको लग रहा हो पॉइंट्स रिपीटेटिव है, बट ये पॉइंट्स रिपीटेटिव क्यों है, क्योंकि अपने ऊपर भी यही चीज़ दिखी है, बट इसको घुमा फिरा के आपको लिखना होगा ना, यही इसका चैलेंज है क्वेश्चन का। पर आप लिखोगे ना ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स डालोगे तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल क्या डाल सकते हो कि सैमुअल स्टॉफर नाम का एक स्कॉलर था, उसने ना अमेरिकन सोल्जर्स को स्टडी किया और उसको क्या पता चला कि वहाँ पे उनको रिलेटिव डेप्रिवेशन फील होता है। तो ये भी आप कोट कर सकते हो कि भाई अगर अपन आर्म चेयर्स थ्योरी बनाएंगे तो अपन कभी भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि सोल्जर्स के मन में क्या चल रहा है। तो आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स डाल सकते हो यहाँ पे टू सपोर्ट नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स मेरिट्स, ठीक है। चले आगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आ गया, एम्पिरिसिज्म आ गया, ठीक है, वैलिडिटी आ गया और इंडक्टिविज्म आ गया, है ना। अब देखो इसका उल्टा, अब डीमेरिट्स क्या होगा कि भाई यहाँ पे आप जनरलाइज कर ही नहीं पाते हो। अगर आप जनरलाइज नहीं कर पाओगे तो आप क्या करोगे, आप थ्योरी को बहुत मतलब बाइफरकेट कर दोगे, आप एक पैटर्न ही नहीं बना पाओगे। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट लिखोगे कि है ना जो नॉन पॉजिटिविस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये माइक्रो पे फोकस करता है, ठीक है। अगर आप माइक्रो एस्पेक्ट पे फोकस करोगे, सपोज करो ये एक इंडिविजुअल, ये 2 या 3 या 4 5 इंडिविजुअल्स है, अगर आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ते रहोगे तो आप इनमें क्या पैटर्न है वो आप पता ही नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपको पैटर्न पता लगाना है तो आपको इन्हें एज ए होल पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आपको होल नहीं पढ़ पाओगे तो आप रिलायबिलिटी नहीं इंश्योर कर पाओगे। रिलायबिलिटी मतलब क्या है कि आप रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे इनके बिहेवियर को, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो रियलिटी उसके एटोमाइजेशन हो जाएगा, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे, पर आप एज ए होल नहीं पढ़ पाओगे। इसमें एक स्कॉलर क्या लिख सकते हो कि एंथनी गिडन से ना एक थ्योरी देता है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी की। वो होता है कि स्ट्रक्चर और एजेंसी का दोनों का बराबर रोल होता है, ठीक है। बट अगर आप नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड यूज करोगे ना तो आप नेगेट करते हो किसका रोल, स्ट्रक्चर का, आप सिर्फ एजेंसी पे ही फोकस कर रहे हो, ठीक है। फिर है मतलब नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड है, ठीक है ना। अपन नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड में अपन ने क्या देखा कि इंडेक्सिकलिटी देखी, ठीक है ना। इसमें 2-3 मेथड और ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट और डॉक्यूमेंट्री मेथड। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये सब कौन कर रहा है, एक्टर कर रहा है, तो एक्टर ही मीनिंग को डिप्लॉय कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई रिसर्चर है वही मीनिंग को बना रहा है। पर कभी कभी रिसर्चर के खुद के बायस भी अफेक्ट करते हैं किसको, रियलिटी को। वो क्या अफेक्ट करेगा अल्टीमेटली, वो जो ट्रू सेटिंग है उसको भी अफेक्ट करेगा। तो इसमें आपके एग्जाम्पल डाल सकते हो, ठीक है। सपोज करो 2 स्कॉलर्स हैं, ठीक है, ए और बी, उन्होंने ना सेम सोसाइटी को स्टडी किया, एक्स को। ये मार्क्सिस्ट है, ये फंक्शनलिस्ट है। तो ये मार्क्सिस्ट क्या बोलेगा कि भाई सोसाइटी में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। और फंक्शनलिज्म क्या वाला क्या बोलेगा कि भाई सब कुछ सही है सोसाइटी में सोशल स्टेबिलिटी है, हार्मनी है। तो यही यहाँ पे एग्जांपल है, एक टेपोस्टेलन विलेज है मैक्सिको में, इसको 2 लोगों ने स्टडी किया, रॉबर्ट रेडफील्ड और ऑस्कर लुइस। ये रॉबर्ट रेडफील्ड है ना फंक्शनलिस्ट था और ऑस्कर लुइस मार्क्सिस्ट था। तो ये दोनों ना उल्टी चीज़ें बताते हैं। ये बोलता है यहाँ पे हार्मनी है, पीस है, स्टेबिलिटी है, और ये बोलता है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, डोमिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो समझ रहे हो, देखो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे, 4 पॉइंट यहाँ पे, 7 पॉइंट, 8 9 10 11 12 13। अगर आप 20 मार्कर में 13 पॉइंट लिख रहे हो विथ एग्जाम्पल्स और विथ थ्योरीज तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, अगर रेलेवेंट लिख रहे हो तो इतना, ठीक है। तो अपने ये सब देख लिया। अब है कंक्लूजन की बात। तो कंक्लूजन में एक सिंपल सी चीज़ लिखना कि अपने देखो यहाँ का पॉजिटिव भी बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया, तो कंक्लूजन में हमेशा बैलेंस रखो यार। और ये रट लो, कंक्लूजन बहुत काम आएगा, क्योंकि ये मतलब बोलते हैं ना एक थीम है क्वेश्चन की, ये रिपीट होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखो कि आज का जो प्रेजेंट टाइम है उसमें अपने को मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए, जिसमें आर्टफुल कॉम्बिनेशन हो किसका, पॉजिटिविज्म का। पॉजिटिविज्म वाले क्या चीज़ होगी कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जनरलाइजेशन कर सकते हैं, पर नॉन पॉजिटिविस्ट का डिपेंडिंग अपॉन क्या कि अपन जो सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं ना
ना उसके बेसिस पे अपने को है ना अपने जो मेथड्स हैं ना उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यही मैंने लिख रखा है डिसाइफर दी सोशल रियलिटी, और इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टफुल कॉम्बिनेशन को, इसी को अपन मिक्स्ड मेथड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली अबाउट मेथड्स, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे मेथड्स लिख देना, थोड़ा बहुत मिक्स्ड मेथड्स। तो समझ में आ रहे हो मतलब कितना ईजी है इसको आंसर करना, नहीं तो एग्जाम में हालत ख़राब हो जाती है ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो, क्योंकि लोग है ना क्या करेंगे, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड में बस इतना ही पढ़ेंगे कि भाई एल्फ्रेड शूट्स था, ठीक है, गारफिंकल था, गॉफमैन था, दैट्स इट, ठीक है, एडमंड हसरल था, बस इनकी थ्योरीज पढ़ लेंगे, थ्योरीज का मीनिंग क्या है, दैट्स इट, मेरिट्स डिमेरिट्स सोच ही नहीं पाते हैं यार, ठीक है, फिर वो वेग चीज़ें लिखते हैं। तो अगर आप ये चीज़ याद रखोगे तो आपको सब याद रहेगा यार, ठीक है, बहुत इजीली आंसर फ्रेम हो जाएगा, और यही पर्पस है अल्टीमेटली कि आप कैसे चीज़ों को ईजिली कर रहे हो यार, ठीक है। तो कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है यार इसको बनाने में, इसको सोचने में, इसको डिज़ाइन करने में, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा बताना मेरे को वीडियो, ठीक है।